हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेदू और स्मार्ट लर्निंग। और मैं सूरज कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो मैं आपको अब तक खिलाफत मोमेंट, नॉन कोऑपरेशन मोमेंट, इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। उसके बाद आज मैं बात करूंगा क्या, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। स्टैंड्स मतलब होता क्या है फ्रेंड्स? स्टैंड्स मतलब होता है विचारधारा। इसको क्या बोल सकते हो आप? विचारधारा। विचारधारा या फिर सोचने का तरीका। सोचने का तरीका, ठीक है, सोचने का तरीका। मतलब कि जो हमारा मूवमेंट अब तक हुआ था, वो खिलाफत या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ था, उसका विचारधारा क्या था, सोचने का तरीका था, कैसे आगे बढ़ रहा था। क्योंकि आपको ये तो पता था ना कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, एनसीएम जो था, और जो खिलाफत मूवमेंट था, बिगेन तो हुआ था एक्चुअल में क्या 1921 को हुआ था ना, लेकिन ये आगे कैसे बढ़ा था, इसका क्या क्या स्टैंड्स था, ये हम देखेंगे इस क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको ये भी बता दूं कि वेदू आरा का हमारा ऐप है, जिसपे आपको क्वेश्चंस एंड पीडीएफ्स, क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ के थ्रू आपको मिलने वाला है। तो आप प्लीज़ उस ऐप पे भी जाकर देख लो, सारा क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी आपका सीबीएसई से रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, तो उसको भी देखते चलना है। ठीक है, और वही आपका इंपॉर्टेंट, यहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। लेकिन सारे क्वेश्चंस वीडियोज में कराना पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी जितना हो सकेगा मैं वीडियोज में क्वेश्चन करवाऊंगा। बट जितने भी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि कम है यहाँ पे और क्वेश्चन मुझे चाहिए, तो आप प्लीज़ पीडीएफ के लिए आप प्ले स्टोर पे जाकर वेदू औरा के ऐप को डाउनलोड करो, नहीं तो आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे यूट्यूब के, वहाँ पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आज बढ़ रहा हूँ क्या, डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट में। तो आपको ये पता है कि एनसीएम जो था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और खिलाफत जो था वो 1921 में शुरू हुआ था। इसके बाद मैं आगे बात करूँ तो सबसे पहले देखो कि अब मैं इसको देखता हूं, द डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट आर एज फॉलोइंग। मतलब कि जितना भी आपका विचारधारा था, सोचने का तरीका था, वो कैसे कैसे मतलब पनपना शुरू हुआ, क्या क्या इसका तरीका था। तो सबसे पहला जो हमें जानना है फ्रेंड्स, वो ये जानना है कि द मूवमेंट इन द टाउन्स। मतलब कि ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इसका जो विचारधारा पनपना शुरू हुआ था, वो आपका टाउन से ही शुरू हुआ था। बहुत सारे लोग अपने अपने पद से इस्तीफा देना शुरू कर दिए थे, ऐसा मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियोज में। ठीक है, देखो मैंने ये बोला कि द मूवमेंट इन द टाउन्स में कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकॉटेड। मतलब क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट का जितना भी कंट्रोल स्कूल था उनको छोड़ दिया, या फिर जो लॉयर्स लोग जो थे उन्होंने अपना लीगल प्रैक्टिस छोड़ दिया, और साथ ही साथ फॉरेन का जितना भी सामान आता था इंडिया, उसका बॉयकॉट किया जाने लगा था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि रेबिलियन इन दी कंट्री साइड, मतलब कि गांव के लोग जो थे वो भी आंदोलन में कूद पड़े थे। उसमें सबसे पहला जो था, मतलब कि गांव के लोग, रेबिलियन मतलब होता है विद्रोह करना। मतलब क्या कि कंट्री साइड यानी कि गांव में जो था, वो भी आपका क्या हो गया था, विद्रोह शुरू हो चुका था। जिसमें जो सबसे पहली बात वो जाननी है वो ये है कि द पीजेंट मूवमेंट, पीजेंट मतलब किसान होता है फ्रेंड्स, पीजेंट मतलब किसान होता है। ठीक है, तो द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू एंड सोशल बाइकॉट ऑफ द ऑपरेशन लैंडफॉर्म्स। मतलब कि जो किसान लोग जो थे वो उन्होंने भी अपना डिमांड रखा था कि हमारा जो भी सोशल रिवेन्यू है उसको कम किया जाए, ये सब का इशू वहाँ पे रखा गया था फ्रेंड्स। फिर आपका जो था दूसरा वो ये था कि इन मेनी प्लेसेस पंचायत ऑर्गेनाइज्ड फार्मर्स, वाशरमैन एंड आस्क देम। मैंने बोला कि इन मेनी प्लेसेज पंचायत्स ऑर्गेनाइज्ड फार्मर्स, वाशरमैन एंड आस्क देम टू गिव सर्विसेज टू द लैंडलॉर्ड्स। यानी कि जितने भी फार्मर्स थे, वाशरमैन थे, उनको ये बोला गया था कि आपका जितना भी सर्विस है वो लैंडलॉर्ड्स के द्वारा मतलब आगे बढ़ाया जाएगा। ये चीज़ें भी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का वजह थी फ्रेंड्स। फिर क्या था आपका, इन 1921 गांधी जी डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड अमंग द पुअर पीजेंट। मतलब कि जितने भी गरीब लोग जो थे
उनके लिए गांधी जी ने क्या किया, जमीन को मतलब जो भी आपका लैंड था उनको बांटना शुरू किया था 1921 में। इन सब कारणों से भी क्या हुआ था कि स्टैंड विचारधारा ये सारा जो था वो पॉजिटिव वे था आपका नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत से ड्यूरिंग में जो चल रहा था वो, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, इसके बाद आपको ये जानना है कि द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरियाज प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम इंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेस देयर कैटल। मतलब कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थे उन्होंने बंद कर दिया था जितने भी फॉरेस्ट एरियाज के पीपल थे, उनका फॉरेस्ट जाना बंद हो गया था। उनके पशु लोग जो थे उनको चरने के लिए जंगल जो जाते थे उन पर भी उन्होंने बैन लगा दिया था, ठीक है। इस वजह से भी ये सारी चीजें होने लगी थी, विचारधारा पनपने लगी थी। फिर आपका क्या था कि व्हेन गवर्नमेंट बिगेन फोर्सिंग हिल पीपल टू कंट्रीब्यूट बेगर फ्रॉम रोड बिल्डिंग, दे अटैक्ड पुलिस एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स। मतलब क्या था कि जब ये सारी चीजें होने लगी कि उनके पशुओं को चरने के लिए मना किया जाने लगा था, फिर आपका लोगों को जंगल की ओर जाने से रोका जाने लगा था, तो पहाड़ के जो लोग थे उन्होंने विरोध शुरू कर दिया फ्रेंड सरकार के खिलाफ। और क्या किया था, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे, जो ब्रिटिश के शासक थे, ब्रिटिश के जो सैनिक लोग जो थे उनको भी मार दिया गया था। पुलिस लोग जो थे उन पर अटैक किया गया और बहुत सारे इसमें ब्रिटिश लोग मारे गए थे। इस कारण से भी मतलब उनमें थोड़ा आक्रोश आ गया था। तो अब देखो, पहला मैंने क्या बताया, देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो आपका स्टैंड था, जो विचारधारा पनपना शुरू हुआ था मूवमेंट के ड्यूरिंग में, उसमें सबसे फर्स्ट क्या था कि टाउन्स में मूवमेंट स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, जिसमें हजारों स्टूडेंट्स ने क्या किया था, स्कूल का जो भी कंट्रोल था वो सारा छोड़ दिया था। स्कूल में जो भी वो वर्क कर रहे थे वो छोड़ दिया गया था, स्कूल में जो पढ़ रहे थे वो सारा उन्होंने क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया था। फिर क्या था, जो लॉयर्स थे उन्होंने अपना लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दिया था। फिर फॉरेन गुड्स जो कि फॉरेन से सामान आते थे इंडिया, उसको भी बॉयकॉट किया जाने लगा था। ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा ये है कि आपका रेबिलियन इन द कंट्री साइड, मतलब कि गांव के लोगों में भी विद्रोह काफी ज्यादा पनपने लगा था, क्योंकि अंग्रेज इनके साथ भी कुछ भी अच्छा नहीं होने दे रहे थे। सबसे पहले इसमें आता है कि द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ द रेवेन्यू। मतलब कि जो किसान थे, जो मूवमेंट कर रहे थे, वो ये चाहते थे कि जो हमारा रेवेन्यू है उसमें रिडक्शन किया जाए, एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ द ऑपरेसिव लैंडफॉर्म। और जो लैंडफॉर्म्स पे जो टैक्स वगैरह लिया जाता था उसको थोड़ा कम किया जाए, और सोशल बॉयकॉट भी किया जाने लगा। फिर आपका क्या था नेक्स्ट में कि इन मेनी प्लेसेस पंचायत्स ऑर्गेनाइज्ड फार्मर्स वॉशरमैन एंड आस्क्ड देम टू गिव सर्विसेज टू द लैंडलॉर्ड्स। यानी कि बहुत सारे प्लेसेस पे पंचायत ने ऑर्गेनाइज किया था क्या कि फार्मर या वॉशरमैन या जो कोई भी है उनसे ये पूछा गया था कि लैंडलॉर्ड्स जो भी हैं उनके अधीन में ये लोग काम करेंगे, ठीक है। ये बातें भी गांव, मतलब ये भी बातें थी जो गांव के लोगों के अगेंस्ट जाना शुरू हुआ था, जिस कारण से भी मूवमेंट काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा था, क्योंकि जो भी चीजें हो रही थी फ्रेंड्स वो ब्रिटिश के अगेंस्ट काम किया जाने के लिए होने जा रहा था। तो इसी के अकॉर्डिंग आपके गांव के लोगों में भी आक्रोश था। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, इन 1921 गांधी जी डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड अमंग द पुअर पीजेंट्स। गरीब किसानों को उन्होंने जमीन देना शुरू किया था गांधी जी ने। फिर इस बीच क्या हुआ था कि द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरियाज प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेस देयर कैटल। मतलब कि गांव के लोग जो जंगल जाते थे पशुओं को चराने के लिए, उनके चारा को लाने के लिए, उसको भी जाना बंद कर दिया गया था सरकार के द्वारा, जिसके कारण क्या हुआ कि जो गांव के लोग था उनमें आक्रोश जाग गया। आक्रोश जागने के बाद उन्होंने क्या किया था कि रोड बिल्डिंग को क्या किया था, मतलब तोड़ना वगैरह शुरू किया था। और दे अटैक्ड पुलिस एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ऑफिसर्स बोल सकते हैं, ऑफिसर्स, ओके फ्रेंड्स, एक मिनट, ऑफिसर्स, ठीक है। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया गया था उस बीच, और अटैक किया गया था पुलिस पे भी हिल पीपल के द्वारा। तो ये सारी चीजें थी फ्रेंड्स, आपके जो भी डिफरेंट स्टैंड्स इन द मूवमेंट्स में आया था, बहुत सारा विचारधारा जो आया था उसमें ये सारी चीजें थी। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक मिनट मैं दिखा देता हूं, एक मिनट, पहले आप यहां से ले लो। ये आपका
फर्स्ट था, इसको जल्दी से लो। ओके, फिर आप ये लो, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे छोटा सा, एक मिनट, इसको ले लो फ्रेंड्स। फिर आगे बढ़ता हूँ, इसको लो। फिर आप चलो, इतना आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है फ्रेंड्स। जब भी आपसे ये पूछा जाएगा डिफरेंट स्टैंड्स इन द मूवमेंट क्या क्या थे, तो आप इनमें से किसी भी 4 या 5 पॉइंट्स को बनाकर आप लिख दो। और एक चीज आप हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, कि जो भी आप एग्जाम में आंसर लिखने वाले हो, उसको कोशिश करना कि उस आंसर्स को हम पॉइंट वाइज लिखें। क्योंकि फ्रेंड्स देखा ये जाता है कि टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है फ्रेंड्स कि आप वो उसको पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। तो आप यदि पॉइंट्स बनाकर लिख रहे हो, पॉइंट वाइज बनाकर लिख रहे हो, वो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा और आपके मार्क्स पे भी इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। हो सकता है कि टीचर्स फुल में फुल मार्क्स भी आपको दे सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि आप पॉइंट वाइज बनाकर यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। ये चीज़ हुआ फ्रेंड्स। फिर मैं आगे बढ़ता हूं तो आपका आता है क्या, जो तीसरा पॉइंट था वो था क्या, स्वराज इन द प्लांटेशंस। मतलब कि जो प्लांटेशंस हुआ था स्वराज में, उससे रिलेटेड सबसे पहला जो था वो ये था कि वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ गांधी जी एंड द नेशन ऑफ स्वराज। मतलब जो वर्कर जो थे ये भी इस बात को समझ गए थे कि गांधी जी के साथ हम भी जुड़ जाते हैं इस स्वराज में, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, ताकि हम उनके साथ जुड़ने के बाद स्वराज हमें हासिल होगा। दूसरी चीज क्या था कि अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशंस वर्कर्स वेयर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। ये मैंने पहले भी बताया था फ्रेंड्स कि टी गार्डन्स जो होते थे वो इंडियंस ही मतलब खेती करते थे उसका, लेकिन अंडर द इनलैंड ये जो एक्ट आया था 1859 के एक्ट के तहत प्लांटेशंस वर्कर, जो भी आपके टी प्लांटेशंस के वर्कर थे, उनको परमिट नहीं दिया गया था कि टी गार्डन में वो मतलब कि अंग्रेजों के परमिशन के बिना वो कुछ भी खेती नहीं कर सकते थे। इस बात का भी रोष था किसमें, चाय के किसानों में एक्चुअल में था। तो हुआ क्या था कि व्हेन वर्कर्स हर्ड अबाउट एनसीएम, लेकिन अंग्रेज देखो फ्रेंड्स, जब किसान जो भी खेती कर रहे थे वो अंग्रेजों के अधीन होकर कर रहे थे, ठीक है। ये बात उनको मतलब अच्छा, क्योंकि किसी के गुलामी में काम करना किसी को भी फ्रेंड्स अच्छा नहीं लगता है। तो हुआ क्या था कि इनको कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि हम विरोध करें तो करें कैसे, इस चीज के हम अगेंस्ट जाएं तो जाए कैसे। तब उनको पता चला कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाया था उसमें इन्होंने जुड़ना शुरू हो गया इन लोगों का। तो हुआ क्या था कि व्हेन वर्कर्स हर्ड अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज, लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम। मतलब कि अब उनमें ये आक्रोश आ गया था कि जो भी वर्कर्स थे ना, जिन्होंने ये सुना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया है, तो जितने सारे वर्कर्स थे, हजारों वर्कर्स, उन्होंने क्या किया था, इस प्लांटेशंस को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था उन्होंने। और साथ ही साथ उन्होंने अपना घर की ओर प्रस्थान करना शुरू कर दिया कि नहीं, हम आपके अधीन काम नहीं कर सकते। ये चीजें तब पनपनी शुरू हुई जब आपका मूवमेंट वगैरह स्टार्ट हुआ था। फिर आपकी तीसरी चीज यदि आती है, आगे पढ़ूं मैं, तो स्टैंडर्ड इन द वे बाय अ रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, दे वेयर काउट बाय द पीपल एंड ब्रूटली बीटेन अप। जब ये रेलवे और स्टीमर स्ट्राइक भी कर रहे थे, उस ड्यूरिंग काफी ज्यादा इन पे काफी गलत तरीके से व्यवहार किया गया और जेल में भी डाल दिया गया कई सारे क्रांतिकारी को, ठीक है। तो ये बातें इतनी थी इस टॉपिक में, आप इसको स्क्रीनशॉट लो पहले। स्वराज इन द प्लांटेशंस में फर्स्ट, सेकेंड, फिर आपका ये थर्ड है, फिर आपका ये फोर्थ है, इतनी सारी बातें, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब कि खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद जो चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके बाद गांधी जी 6 ईयर्स के लिए जेल गए थे, ठीक है। उसके बाद जब वो जेल से बाहर आए थे तब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाया गया था इंडिया में। मतलब कि अभी भी अंग्रेजों के अगेंस्ट काम करने का जो सिलसिला था वो आगे बढ़ रहा था, ठीक है। इसमें यदि मैं बात करूं सबसे पहले तो देखो, गांधी जी हैड मेड सर्टेन डिमांड्स ऑन बिहाफ ऑफ द होल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब कि गांधी जी ने काफी सारी मांगे रखी थी अंग्रेजों के सामने, किनके बिहाफ में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये मांगे रखी गई थी।
व्हेन दीज डिमांड्स, बहुत सारा डिमांड्स रखा गया था कि भारतीयों को उनका हक दिया जाए, साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इंडिया के अगेंस्ट थी, उसके लिए भी गांधी जी ने डिमांड रखा था। ये मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा, अब आप यदि इसमें आपको डाउट हो रहा है तो पिछले वीडियोज़ मेरा देखो फ्रेंड्स, ठीक है। फिर देखो, व्हेन दीज डिमांड्स वेर नॉट फुलफिल्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1930। मतलब कि जब ये डिमांड्स पूरी नहीं हुई, मतलब गांधी जी ने जो भी डिमांड्स रखा था ब्रिटिशर्स के सामने, जब वो पूरी नहीं हुई फ्रेंड्स, तब क्या हो गया था, तब जाकर गांधी जी ने तंग आके नहीं, मतलब कि जब ये डिमांड नहीं रखी गई थी ना, तो अब गांधी जी को लगा कि नहीं, अब एक्शन लेना पड़ेगा। तो वो एक्शन क्या था आपका, सिविल, आप इसको ध्यान रखना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो यही था ये सिविल, इसको हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा मतलब होता है किसी का आज्ञा नहीं मानना, ठीक है। तो देखो हुआ क्या था, जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, तो फॉलोइंग फीचर्स आर इंपॉर्टेंट ऑफ द मूवमेंट आर। तो इसमें कुछ ऐसे फीचर्स थे जिसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। वो मेनली 4 पॉइंट्स डिपेंड करता है फ्रेंड, 4 या 5 पॉइंट आपको लिख के आना है। आपका क्वेश्चन आई थिंक जो भी रहेगा आप इससे रिलेटेड देखो। तो आपका जो फॉलोइंग फीचर्स था जो कि मूवमेंट से रिलेटेड था, उसमें जो सबसे फर्स्ट बातें थी कि गांधी जी ने अंग्रेजों के अगेंस्ट सबसे पहला जो वर्क किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, वो ये था कि द मूवमेंट बिगेन विथ गांधी मार्च फ्रॉम साबरमती टू द कोस्टल टाउन ऑफ दांडी इन गुजरात। मतलब गुजरात के दांडी से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, साबरमती से, और ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब कि द मूवमेंट बिगेन विथ गांधी जी मार्च फ्रॉम साबरमती से इन्होंने क्या किया था, ये मूवमेंट स्टार्ट किया था टू द कोस्टल टाउन ऑफ दांडी इन गुजरात। और कहाँ तक गया था ये गया था गुजरात के दांडी तक, ये यात्रा इनका था। ये क्यों हुआ था फ्रेंड्स, तो देखो ये हुआ इसलिए था क्योंकि अब ऑन 6 अप्रैल गांधी जी रीच्ड दांडी वेयर ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ इन डेफिशिएंस ऑफ द ब्रिटिश बाय मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। इन्होंने सबसे पहला जो वर्क किया था अंग्रेजों के अगेंस्ट, वो ये किया था कि 6 अप्रैल को जब ये दांडी पहुंचे, तो दांडी पहुंचने के साथ ही इन्होंने नमक कानून, जो नमक पे टैक्स लग रहा था, उसको इन्होंने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद बाई मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, जो सी वाटर पे नमक बनाने में टैक्स लगता था उसको बंद कर दिया गया। फिर हुआ क्या, ऑल क्लासेज एंड कैटेगरीज ऑफ पीपल वेयर नाउ आस्क्ड टू नॉट ओनली बी अनकोऑपरेटिव ऑफ द ब्रिटिश रिजाइन बट ऑल्सो ब्रेक अनजस्ट कॉलोनियल लॉ। मतलब कि जो भी लॉज था, नमक कानून तोड़ा गया, इसके बाद और भी जो लॉज तोड़ने लायक थे वो सारे तोड़ना स्टार्ट हो गए थे। मतलब कि अब जो मूवमेंट था वो अब चरम पे आने लगा था। इस बीच हुआ ये था कि एज सुन एज द मूवमेंट स्टार्टेड, ऑल इंपॉर्टेंट लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी, नेहरू और 90,000 पीपल को जेल में डाल दिया गया था। 60 के आसपास न्यूज़पेपर को बैन कर दिया गया था। जब ये सारा नमक कानून जब गांधी जी पहुंचे थे, टैक्स वगैरह जो नमक पे लगता था उसको खत्म किया। इस बीच हुआ ये था कि जैसे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ना, ऑल इंपॉर्टेंट लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी एंड नेहरू वेयर अरेस्टेड। गांधी जी और नेहरू को अरेस्ट कर दिया गया था। और सिर्फ गांधी जी और नेहरू को ही नहीं अरेस्ट किया गया था फ्रेंड्स, उसके साथ साथ इन ऑल 90,000 पीपल वेयर अरेस्टेड एंड 67 न्यूज़पेपर्स वेयर बैंड। मतलब 90,000 पीपल को अरेस्ट किया गया था और 70 के आसपास न्यूज़पेपर को क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, ताकि ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़े। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, ड्यूरिंग द मूवमेंट सॉल्ट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन मेनी एरियाज, फॉरेन क्लॉथ वाज बॉयकॉटेड etc। मतलब फिर भी भले ही 90,000 लोग जेल चले गए थे, अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन फिर भी इस मूवमेंट के ड्यूरिंग में सॉल्ट वाज मैन्युफैक्चर्ड, फिर भी सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। और साथ ही साथ बहुत सारे एरिया में फॉरेन क्लॉथ वाज बॉयकॉटेड, जो भी अंग्रेजों का कपड़ा आता था विदेशों से उसको बॉयकॉट किया जाने लगा था। अ लार्ज नंबर ऑफ विलेज ऑफिशियल्स ऑल्सो रिजाइन, जितने भी विलेज ऑफिशियल्स थे पंचायत से रिलेटेड वो भी अपना रिजाइन देते जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद एंड फॉरेस्ट लॉज वेर वायलेटेड ऑन अ लार्ज स्केल, जो फॉरेस्ट लॉ लिया गया था
उसको भी काफ़ी ज़्यादा वायलेट किया गया था, अगेंस्ट वर्क किया जाने लगा था इस पर, ड्यू टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी है फर्स्ट में। फिर यदि मैं आगे बढ़ूँ तो अब देखो ओवरऑल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अभी तक मैंने क्या क्या बताया। अभी तक मैंने ये बताया, फर्स्ट में मैंने क्या बताया, देखो कि सबसे पहले कि द मोमेंट बिगेन विथ गांधी जी मार्च फ्रॉम साबरमती, साबरमती से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी और ये दांडी तक पहुंचे थे, गुजरात के नमक कानून, जो नमक पे टैक्स लगता था उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे थे वो। ऑन 6 अप्रैल गांधी जी रीच दांडी वेयर ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ इन डेफिशिएंस ऑफ द ब्रिटिश बाय मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, मतलब सी वाटर से जो सॉल्ट बनता था उस पर जो टैक्स लगता था उस पर टैक्स ना लगे, इसके लिए उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था 6 अप्रैल को। दांडी पहुंचकर साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा की थी, ठीक है। ऑल क्लासेज एंड कैटेगरीज ऑफ पीपल वेयर नाउ आस्क्ड टू नॉट ओनली द कोऑपरेटिव ऑफ द ब्रिटिश रिजाइन बट ऑल्सो ब्रेक अनजस्ट कॉर्निंग। जितना भी आपका जो लॉज जो इंडिया के अगेंस्ट थे उस पे उसके अगेंस्ट वर्क करने के लिए भी इस मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था। फिर आपका क्या था कि एज सुन एज द मूवमेंट स्टार्टेड ऑल इंपॉर्टेंट लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी एंड नेहरू वेयर अरेस्टेड। जितने भी आपके बड़े बड़े नेता थे, गांधी जी थे, नेहरू जी थे, सबको अरेस्ट कर लिया गया। और सिर्फ इन दोनों को ही नहीं बल्कि इनके साथ 90,000 पीपुल अरेस्ट किए गए थे और 67 न्यूज़पेपर को बैन कर दिया गया था उस बीच, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो सॉल्ट को मैन्युफैक्चर जो मिनी एरिया में हो रहे थे वो तो चले थे, लेकिन इस बीच फॉरेन क्लॉथ जो भी था, जो ब्रिटिशर्स के क्लॉथ ब्रिटिश से आ रहे थे, उसको बॉयकॉट किया जाने लगा था। साथ ही साथ अ लार्ज नंबर ऑफ विलेज ऑफिशियल्स ऑल्सो रिजाइन। जितने भी विलेज ऑफिशियल्स से, पंचायत से थे, जो भी आपका विलेज से रिलेटेड काम होते थे, वो सारे वर्कर्स, उनके सारे वर्कर्स क्या हो गए, रिजाइन करने लगे। फिर एंड फॉरेस्ट लॉज वेयर वायलेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। जितने भी जंगल के लॉज थे, जो मतलब जैसे अभी बताया था ना पिछले वीडियोज में कि आपका जंगल में पशु वगैरह चराने नहीं दिया जाता था, बहुत सारे ऐसे लॉज लगाए गए थे, उनको भी रिजाइन मतलब वायलेट इनके अगेंस्ट होना शुरू हो गया था, ठीक है। इन सारी बातों के बाद ओवरऑल आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि द गवर्नमेंट स्टार्टेड नेगोशिएशंस विथ गांधी जी हु वाज इन जेल टू ब्रिंग एन एंड टू सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दिस रिजल्टेड इन द साइनिंग ऑफ पैक्ट बिटवीन लॉर्ड इरविन विच इज नोन एज गांधी इरविन पैक्ट। मतलब कि ये सारी चीज़ें जो ब्रिटिश के अगेंस्ट जा रही थी, वो ब्रिटिश सोचे कि अब चलो एक समझौता कर लेते हैं। इसी बीच आपका एक पैक्ट आया था, वो पैक्ट का क्या नाम था, एज अ रिजल्ट, ताकि ये चीज़ें समय के साथ और बेहतर हो, इसके लिए अंग्रेज़ों और इंडियंस में एक समझौता हुआ था। वो समझौता किसके किसके बीच हुआ था फ्रेंड्स, लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में हुआ था, ठीक है, और गांधी जी के बीच में हुआ था और इसी को क्या बोला गया था, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आपको जानना था इस वीडियो में। तो अभी तक मैंने नेशनलिज्म इंडिया से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक, क्यों इंडिया पे इफेक्ट पड़ा था नेशनलिज्म का, फिर आपका खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डिफरेंट स्ट्रैंड्स इन द मूवमेंट और आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओवरऑल ये 5 टॉपिक जो नेशनलिज्म इंडिया से पूछे जा रहे थे, नेशनलिज्म इन इंडिया से, वो आपका कवर अप हो चुका है। और जहां तक क्वेश्चन की बात है तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ना, उसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन दूंगा और उससे रिलेटेड आंसर्स। आप उसके लिए एक और काम कर सकते हो, जो भी क्वेश्चंस, जैसे मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को नहीं करवा सकता हूँ फ्रेंड्स, उसके लिए आपको जाना ही, आप ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाओ और ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो मेहनत करना है, बिल्कुल करना है और बेहतर तरीके से करना है। तब तक के लिए आप इसको देखो, रिवाइज करो और जितने भी अभी तक टॉपिक्स मैंने बताया, 5 वीडियोज़, मेरा जो भी 4 या 5 वीडियोज़ हुआ है उसको आप देखो और उससे सीखो कुछ। यही आपका एग्जाम में दिखने वाला है, नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड टॉपिक्स। और यदि क्वेश्चन तो बात की बात है, बट ये टॉपिक्स यदि आपका कवर है ना फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दूंगा, आप खुद इसका आंसर बताओगे, क्योंकि आपको सब कहानी पता है नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी मैं आपसे जाने की इजाज़त लूँगा। नेक्स्ट क्लास में जब आऊँगा तो आपको क्वेश्चंस के साथ आऊँगा। फिर मैं हिस्ट्री का सेकेंड टॉपिक या फिर आपका जैसा डिमांड रहेगा मैं ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा, ठीक है। जैसा भी आपका डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोज लाऊंगा। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 1 मंथ के ड्यूरिंग में अंदर आपको जो भी पूछा जा रहा है फ्रेंड्स सीबीएसई के टर्म 2 सिलेबस में, वो आपका कवर अप होगा। ओवरऑल बातें इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे
तब बिल्कुल नए फ्लो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, गुड बाय।